हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे देवता में क्या हुआ। नासिर के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ। मैंने हुक्म दिया, अंडों की प्लेट रख दो, सिर्फ दूध का गिलास ले जाओ और अपनी हर हरकत के मुतल्लिक सोचती जाओ। वो सोचने लगी। मैं दूध का गिलास लेकर किचन से निकल रही हूँ, ड्राइंग रूम से गुजर रही हूँ, अब कॉरिडोर में आ गई हूँ। मुझे नासिर के कमरे का दरवाज़ा नजर आ रहा है। रुक जाओ। मैं रुक गई हूँ। नासिर के कमरे के मुकाबले किसका कमरा है? मेरा कमरा है। अपने कमरे में जाओ। मैं नासिर के कमरे की तरफ से पलट गई हूँ और अपने कमरे में जा रही हूँ। दूध का गिलास सिंगार मेज पर रख दो। मैं दूध का गिलास सिंगार मेज पर रख रही हूँ। अब अपना लेटर पैड और कलम लेकर कुशन पर बैठ जाओ। मैं सिंगार मेज के खाने से लेटर पैड और कलम उठा रही हूँ और अब कुशन पर आकर बैठ गई हूँ। लेटर पैड के सादे कागज पर लिखो। मैं अपने मुकम्मल होशो हवास के साथ ये इतराफनामा लिख रही हूँ कि हर इंसान को अपनी मौत आप मरना है। ये जहरीला दूध मेरी जिंदगी के लिए है, इसलिए मैं इसे पी रही हूँ। मैं अपनी मौत की आप जिम्मेदार हूँ। मुकल्लम खुद शमशाद बेगम जोजा नासिर अली। वो मेरी सोच के मुताबिक लिखती रही। इसके बाद मैंने हुक्म दिया, लेटर पैड और कलम सिंगार मेज पर रख दो और दूध का गिलास उठा लो। मैं लेटर पैड और कलम मेज पर रख रही हूँ और अब मैंने गिलास उठा लिया है। शाबाश, दूध पी लो। दूसरे लम्हे वो सोच रही थी। मैं दूध पी रही हूँ। आह, कितनी तलखी है मेरे हलक में। मेरे सीने में अंगारे सुलग रहे। आंख मेरे हाथ से गिलास छूट गया है। अब मैं अंदर से जल रही हूँ, जैसे मेरा सेफ खाली हो गया, मैं भी खाली हो रही हूँ। अब मुझ में सोचने की भी सकत नहीं है। तारीकी, मैं कब्र की तारीकी, गहरी खामोशी और सन्नाटा। एक औरत की सोच के तमाम दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। जिंदगी नापायदार है। इंसान अपनी दुनिया में नेकी और बदी का खेल खेलते वक्त इस हकीकत को फरामोश कर देता है। बेचारी चची भी भूल गई थी, इसलिए इस दुनिया की भूल भुलैयों में भटकती हुई हमेशा के लिए गुम हो गई। जी चाहता तो इनके आखिरी खत में इनके हाथ से बहुत कुछ लिखवा सकता था। वो अपनी जिंदगी के तमाम ढके छुपे राज खोल देती, ये एतराफ़ कर लेती कि उन्होंने चचा जान के एतमाद को कैसे ठेस पहुंचाई है और किस तरह जवान लड़कों से इश्क करती रही हैं। लेकिन मैंने एक बदकार औरत की इज्जत रख ली, ऐसी औरत जो अपने फर्माबरदार हामद को हलाक करना चाहती थी। इसके लिए सजाए मौत काफी थी। हंस कम जहां पाक। अब मैं इनके जनाजे को कांदा नहीं देना चाहता था। वो अपने साथ झूठी इज्जत, नफरत और गुरूर का इतना बोझ लेकर जा रही थी कि मैं वो बोझ अपने कांधे पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिहाजा मैंने एक दिन के लिए शहर से बाहर जाने का इरादा कर लिया। लिबास तब्दील करते वक्त मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर के बाद चचा जान नाश्ते के लिए अपनी मुर्दा बेगम को आवाज़ देंगे। हो सकता है कि वो इनके कमरे में आए और इनकी लाश देख लें। फिर मातम शुरू हो जाएगा। पुलिस को इतला दी जाएगी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई के लिए इनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भी भेजी जाएगी। अभी इस लाश को कब्र तक पहुंचने से पहले कितने ही मरहलों से गुजरना था। लिबास तब्दील करने के बाद मैं ज़मीनों के कागजात की फोटो स्टेट कापियाँ सेफ से निकाली, कुछ नोटों की गड्डियाँ जेब में रखी। फिर फूफी के पास आकर कहा, मैं पिंडी जा रहा हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर जरीना ने कहा, मैं भी पिंडी जाऊंगी। सुना है वहाँ इस्लामाबाद के नाम से नया शहर बसाया जा रहा है, मुझे भी ले चलो, मैं वो शहर देखूंगी। मैंने जवाब दिया, जब इस्लामाबाद मुकम्मल तौर से आबाद हो जाएगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बल्कि इस वक्त तक जहीर से तुम्हारी शादी हो जाएगी, वही तुम्हें ले जाएगा। जहीर की बात पर इसने सर को झुका लिया। जहीर के नाम पर ना तो वो नफरत का इजहार करती थी, ना मोहब्बत का। इसकी आरजू ये थी कि मैं किसकी अपनी एक बहुत बड़ी कोठी हो, घूमने पीने के लिए कार हो, हजारों लाखों कमाने वाला शोहर हो। इसीलिए वो जहीर के नाम पर खामोशी से सर झुका लेती थी। मैं फूफी से बातें करता हुआ कोठी के बाहर आया और अपनी कार में बैठ गया। फिर सर घुमाकर चचा जान की कोठी की जानब देखा। वहां खामोशी छाई हुई थी। अभी तक किसी को चची की खुदकशी का इल्म नहीं था, वरना वहां से रोने पिटने की आवाज सुनाई देती। कोई मुलाजिम दौड़ता हुआ हमारे यहाँ भी इतला देने आता। मैंने फूफी से कहा, क्या आप चचा जान के यहाँ जाएंगी? हाँ, मैं अभी यही सोच रही थी, थोड़ी देर बैठ कर आऊंगी वहाँ। मैं नहीं चाहता था कि फूफी ऐसे वक्त वहां जाए। मुनासिब यह था कि पहले चचा जान को अपनी बेगम की मौत की इतला होती, इसके बाद वो फूफी को अपने गम में शरीक करने के लिए बुलाते। मैंने कहा, फूफी जान, अभी वो लोग नाश्ता कर रहे होंगे, खाने पीने के वक्त किसी के यहाँ जाना मुनासिब नहीं है, आप कम से कम 2 घंटे बाद जाएं। उन्होंने मेरी बात मान ली। मैं कार स्टार्ट करने के बाद कोठी के हाथे से बाहर आया। फिर चचा जान की कोठी की जानब देखे बगैर तेजी से ड्राइव करता हुआ शाहकोट की तरफ रवाना हो गया। पहले मुझे पिंडी जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि गजाला या इसके मामू ने पिछली रात 1,25,000 रुपये चुराए हैं और वो दोनों ही एक साथ पिंडी गए हैं। मुझे वो रकम इनसे छीन कर ले आना चाहिए थी। फिर मैंने सोचा कि चची जान की मौत की इतला मिलते ही वो सब लाहौर आएंगे, मैं इनसे इसी शहर में निपट लूंगा। अभी मुझे एक और दुश्मन से निपटना था, और वो था पटवारी, जिसने चचा जान से मिलकर मुझे धोखा दिया था। मेरे दादा मरहूम की वसीयत को बदलकर हुकूमत बरतानिया के अदालती जाली दस्तावेजात तैयार किए थे, जिनकी रूह से चचा जान शाहकोट की जमीनों के मालिक बन बैठे थे। शाहकोट से 5 मील के फासले पर मेरे वालिद मरहूम की तामीर की हुई हवेली है, जिसके इतराफ हमारी जमीनें फैली हुई हैं। जब मैंने हवेली के सामने अपनी कार रोकी तो वहां शादियाने बज रहे थे।
खुले मैदान में देखें चूल्हों पर चढ़ी हुई थी। पता चला कि बूढ़ा पटवारी किसी जवान छोकरी से शादी रचा रहा है। चूंकि वह पटवारी था इसलिए आसपास के बड़े बड़े जमींदार इसकी शादी में शरीक होने आए थे। मैं अपनी कार से बाहर आया तो सबके सब कभी मुझे और कभी मेरी कीमती कार को देखने लगे। इन जमींदारों ने मुझे कभी बचपन में देखा होगा इसलिए मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा, मैं तैमूर अली मरहूम का लड़का हूँ। सुना है मेरे चचा जान नासिर अली ने ये हवेली पटवारी को रिश्वत के तौर पर दी है। वह रिश्वत खोर कहाँ है? मैं से मिलना चाहता हूँ। मैं पटवारी की शान में गुस्ताखी कर रहा था। कुछ जमींदारों को हैरानी हुई, कुछ ज़ेरेला मुस्कुराए, लेकिन दो चार जरा तैश में आ गए। एक ने गुस्से से कहा, जरा तमीज से बात करो साहबजादे, ये शहर नहीं है, पिंड है। यहाँ अकड़ दिखाओगे तो तुम्हारी लाश ही यहाँ से वापस जाएगी। बेशक पिंड के लोग दलेर होते हैं और ईमानदार भी होते हैं, किसी की बेईमानी बर्दाश्त नहीं करते। अगर मैं ये साबित कर दूं कि पटवारी बेईमान है तो तुम किसका साथ दोगे, बेईमान का या ईमानदार का? वो सोच में पड़ गए। सभी जानते थे कि पटवारी बेईमान है और जिस हवेली पर कब्जा जमाए हुए है वो मेरे वालिद मरहूम की है। मैंने कहा, आप सब यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, अपने आबा अजदाद के ज़माने से इन ज़मीनों का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं कि कौन सी ज़मीनें बरसों से किसकी मलकियत रही हैं। आप भी जानते हैं कि मेरे वालिद परसों से इन ज़मीनों के मालिक मुख्तार रहे थे। उनके वफात पाते ही चचा जान ने पटवारी से साजबाज की। पटवारी ने ज़मीनों के जाली दस्तावेजात तैयार किए और चचा जान को यहाँ का मालिक बना दिया। ये तमाम बातें आप सब अच्छी तरह जानते हैं। एक जमींदार ने नरम लहजे में कहा, बेटे फरहाद, हमारे जानने या ना जानने से कुछ नहीं होता। कानून सबूत देखता है, जो अपनी मलकियत साबित करता है वही जमीनों का मालिक कहलाता है। बूढ़े पटवारी की बूढ़ी गुर्राहट सुनाई दी। वह हवेली के दरवाजे पर खड़ा था, फिर मेरी तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, तुम फिर यहाँ बकवास करने आ गए। पहले जब आए थे तो पाँव में चप्पलें थी, बदन पर मामूली सा कपड़ा था, अब तो सूट बूट में आए हो, पहचाने ही नहीं जाते। मिजाज भी बदल गया। अब कहो तो मैं तुम्हारी मिजाज बदल दूं। मैंने जेब से दस्तावेजात की फोटो स्टेट कापियां निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले से एक नजर देख लो, फिर इस शादी को भूल जाओगे और बर्बादी पर रहोगे। क्या है ये? उसने एक झटके से उन कागजात को लिया और इसे पढ़ने लगा। यूं भी इसे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वो बूढ़ा तजर्बाकार पटवारी अदालती कागजात को सूंघकर ही बता सकता था कि वो असली हैं या जाली। इन्हें सरसरी नजरों से देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं फौरन ही इसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो अपनी बदहवासी को छुपाने के लिए यूं ही कागजात पर नजरें जुमाए हुए था ताकि देखने वाले ये समझें कि वो पढ़ रहा है। लेकिन वो सोच रहा था, ये तो असली दस्तावेजात की कापियां हैं। ये दस्तावेजात फरहाद के हाथ कैसे लगी? नासिर अली ने तो कहा था कि इन्हें जला डालेगा, मगर अब तो ये मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल देंगी। ये फरहाद भी अब मुफलिस और कलाश नजर नहीं आ रहा है। ये कीमती गाड़ी, कीमती सूट, ये रोब दबदबा और इसके ललकारने का अंदाज बता रहा है कि मुझे अदालत तक घसीट कर ले जाएगा। ओह, मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। आज मेरी शादी है और ये बर्बादी के लिए आ गया है, मगर अभी मुझे अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करनी चाहिए। ये जवान लड़का है, मुझसे ज्यादा कानूनी हेरा फेरी नहीं जानता। इस पर धौंस जमाकर काम निकालना चाहिए। यह सोचकर इसने दस्तावेजात को हकारत से मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, इन कागज के टुकड़ों से मुझ पर रोब जमाने आए हो? ये जाली कागजात हैं, असल वही हैं जो नासिर अली के पास हैं। मैंने दस्तावेजात वापस लेते हुए कहा, कल से मैं कानूनी कार्रवाई शुरू करूंगा। इससे पहले मैंने सोचा तुम्हें इतला दे दूं ताकि तुम्हारे दिन का चैन और रातों की नींदें हराम हो जाए। अब तो ये शादी भी खाना बर्बादी बन जाएगी। तुम आंखों से देख रहे हो कि मैं कलाश नहीं हूँ, बरसों तक मुकदमा लड़ सकता हूँ। ये कहकर मैं वापस जाने के लिए पलट गया और कार का दरवाजा खोलने लगा। उसने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, ठहरो, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और ना ही ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे दुश्मनी करो। मेरे साथ हवेली में चलो, मैं तुमसे जरूरी बातें करूंगा। मैंने कार का दरवाजा बंद करते हुए कहा, जो कुछ कहना है यहाँ इन मोजत आदमियों के सामने कहो। तुम्हारी वजह से मैं भी दुनिया वालों के सामने बचपन से गरीबी, मुफलसी और जिल्लत और रसवाई की जिंदगी गुजारता आया हूँ। मेरे बाप की दौलत पर ऐश करने वाले मुझे लात जूते मारते और गालियां देते रहे हैं। इन लात जूतों में तुम्हें भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। एक जमींदार ने मुझसे इल्तजा की, फरहाद पटवारी साहब तुमसे तन्हाई में बातें करना चाहते हैं, आखिर सुन लेने में क्या हर्ज है। मैं जानता हूँ कि ये तन्हाई में क्या कहेगा। यह अपनी पगड़ी मेरे कदमों में रख देगा और मुझसे अदालत तक न जाने की इल्तजा करेगा, क्योंकि नासिर अली के नाम जाली दस्तावेजात इसने खुद तैयार किए हैं और मेरे दादाजान की तरफ से जाली दस्तखत किए हैं, एक बड़ी रकम के लालच में और अपने असर और रसूख के घमंड में। इसने सोचा था कि फरहाद जैसा बच्चा इसे अदालत में चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि मैं बेबस और बेसहारा था। मुकदमेबाजी के लिए मेरे पास दौलत नहीं थी। लेकिन अब मेरी तकदीर बदलते देखकर इसे अपना बुरा अंजाम नजर आ गया है। अगर ये आप लोगों के सामने अपना जुर्म तस्लीम कर ले तो मैं हवेली में जाकर इसकी बातें जरूर सुनूंगा। तमाम लोग पटवारी को सवालिया नजरों से देखने लगे। वो सबके सामने अपने जुर्म का इकरार करते हुए हिचकिचा रहा था। उसने मेरे करीब होकर आजिज़ी से धीमी आवाज में कहा, फरहाद, खुदा के लिए मेरी इज्जत रख लो, पहले हवेली में चलकर मुझसे बात कर लो, फिर जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा।
मैंने इसके नदामत से मुरझाए हुए चेहरे को देखा। इसकी आंखें भीगने लगी थी। मुझे उस पर तरस आ गया। यूं भी मुकदमाबाजी के लंबे चक्कर में पड़ने की बजाय सुलह सफाई से काम निकाला जाता था। मैंने धमकी देते हुए कहा, अच्छा चलो, मगर ये ना समझना कि मैं तुम्हारे किसी फ्रेम में आकर कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा। वो तो मैं हर हाल में तुम्हें अदालत तक घसीट कर ले जाऊंगा। चलो। वो सर झुकाकर मेरे साथ चलता हुआ हवेली की बैठक में आया। फिर दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फरहाद बेटे, मैं मुजरिम हूं, मैं जानता हूं। जाली दस्तावेजात मुकम्मल करते वक्त इसमें एक ऐसी गलती रह गई है जिसे तुम भी नहीं जानते, लेकिन अदालत में वो गलती छुपी नहीं रहेगी। मुझे इस बुढ़ापे में जेल जाना होगा। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम बूढ़े हो चुके हो? हाँ, मुझे एहसास है। मैं तुम्हारे चचा का हम उम्र हूँ और इतने बूढ़े होकर शादी कर रहे हो। कौन है वो बदनसीब औरत? औरत है या लड़की? उसने झीम कर गर्दन झुका ली। मैंने फिर पूछा, कौन है वो? किसी खाते पीते घर की लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। वो कोई गरीब और मजबूर लड़की होगी। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? उसने इकरार में सर हिलाया और सोचने लगा, ये मेरे सामने का बच्चा कितना चालाक हो गया है। फौरन ही समझ गया कि वो कोई गरीब और मजबूर लड़की होगी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि वो शादी के लिए राजी नहीं है। मैं इसे शादी करने की शर्त पर इसके बाप का कर्जा माफ कर रहा हूँ। ये बात इस लड़के को मालूम होगी तो ख्वामखा रखना अंदाजी करेगा। इसे अपने मामले की बात तय करके यहाँ से चलता करना चाहिए। उसके ख्यालात पड़ते ही मैंने पूछा, क्या लड़की बहुत खूबसूरत है? हाँ, मगर मैं तो दस्तावेजात की बातें कर रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो तुम्हारा हक है वो मैंने बात काट कर कहा, हक बहक के दार रसीद, मेरे पास असली दस्तावेजात मौजूद है। मैं इस सिलसिले में तुमसे निबट लूंगा। अभी लड़की की बात करो। क्या तुम इतना नहीं समझते कि मैं जवान हूं और मुझे हसीन लड़कियों के जिक्र से दिलचस्पी होगी? वो सोचने लगा। हाँ, मैं आजकल के जवान लड़कों की इस कमजोरी को भूल गया था। मुझे फरहाद की हुस्न परस्ती से फायदा उठाना चाहिए। उसने खुशामदाना लहजे में बत्तीसी निकाल कर कहा, ही, तुम एक लड़की की बात करते हो? मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़कियों की लाइन लगवा दूंगा। तुम जब भी आओगे तुम्हें यहाँ नई खुराक मिलेगी। बस मुझे अपना गुलाम समझो। एक बार माफ कर दो। वादा करो कि तुम कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे। फिर मेरा नाम जमीनों के मालिक की हैसियत से तुम्हारे रजिस्टर पर कैसे आएगा? ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तुम्हारे चचा ये जमीनें तुम्हारे नाम लिख देंगे। अदालत से हुक्म जारी होते ही तुम्हारा नाम रजिस्टर पर आ जाएगा। इस तरह मेरी इज्जत भी रह जाएगी और तुम्हारी जमीनें भी तुम्हें वापस मिल जाएंगी। हाँ, ये लंबा चक्कर है, मगर मैं 2 शराइत से इसे मंजूर करूंगा। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। कहो क्या चाहते हो? पहली शर्त यह है कि जमीनें मेरे नाम होते ही तुम ये इलाका छोड़कर चले जाओगे, वरना तुम्हारी सूरत देख देख कर मेरे दिल में इंतकाम की ख्वाहिश भड़कती रहेगी। मुझे मंजूर है। मैं बरसों की इज्जत को बहाल रखने की खातिर यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी शर्त यह है कि तुम शादी नहीं करोगे। वो बुखलाकर मुझे तकने लगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं है? मैंने पूछा। उसने आजिजी से कहा, बेटे कोई दूसरी शर्त पेश करो। देखो, मेरी इज्जत का ख्याल करो। आसपास के तमाम जमींदार मेरी शादी में शरीक होने आए हैं। मैं ऐन वक्त पर इनकार कर दूंगा तो मेरी बड़ी सुबकी होगी। सब ही पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाएंगे। हाँ, इस तरह तुम्हारी काफी बेइज्जती होगी, लेकिन मेरी शर्त नहीं मानोगे तो यहाँ से अदालत तक तुम्हारी इज्जत खाक में मिलती जाएगी। तुम खुद फैसला करो, 2 में से कौन सी बेइज्जती तुम्हें पसंद है? बेटा, मुझ पर तरस खाओ। कौन जानबूझकर अपनी बेइज्जती पसंद करता है? तुम इससे भी बड़ी कोई शर्त पेश करो, मैं उसे मान लूंगा। नहीं, जो कुछ मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। फौरन अपना फैसला सुनाओ, वरना मैं यहाँ से जाता हूँ। नहीं नहीं बेटे, मुझे कुछ सोचने की मोहलत दो। मोहलत नहीं दे सकता, मशवरा दे सकता हूँ, और मशवरा यही है कि शादी से इनकार कर दो। जरा अकल से काम लो। बाहर जाकर कह दो कि तुम्हारा ज़मीर जाग उठा है। तुम एक कंवारी लड़की को बीवी बनाने की बजाय उसे बेटी बना रहे हो, क्योंकि उम्र में तुम इसके बाप के बराबर हो। इस तरह लोग तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाएंगे, बल्कि इनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। वो सर झुकाकर सोचने लगा, क्या मुसीबत है। शाम को निकाह होने वाला है और अभी बेटी कह दूं? कैसी अजीब सी बात है। ये लड़का मुझे जलील करना चाहता है। मैं सब समझता हूँ। इस लड़की पर इसकी नीयत खराब हो गई है, इसलिए तो पूछ रहा था कि वो खूबसूरत है या नहीं। कमबख्त वाकई हुस्न परस्त है। हाँ, एक सूरत है, अगर दिल बहलाने के लिए वो लड़की से मिल जाए तो ये अपनी दूसरी शर्त बदल देगा। मेरे जी में आया कि एक उल्टा हाथ इसके मुंह पर रसीद करूं, लेकिन मैं अपनी दुनिया के कितने बगैरतों के मुंह पर तमाचे मार सकता था। ऐसे कितने ही लोग हैं जो अंदर से बिल्कुल नंगे होते हैं और ऊपर से इज्जत का होल चढ़ाकर रखते हैं। बाहर की बेइज्जती पसंद नहीं करते, अंदर की बगैरती कबूल करते हैं। ये बहुत ही मोहतरम, मोअज़्ज़म और इज्जत शनास दलाल होते हैं और अपनी नौबयाहता दुल्हन की पहली रात की दलाली करते हैं। ऐसे गटरनुमा चेहरे बहुत हैं और तमाचे मारने वाले हाथ कम हैं। इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया, जुबान से काम लिया। तुम जिसे दुल्हन बनाकर मेरे पास लाओगे वो किसी गरीब की बेटी होगी, लेकिन मैं बहुत ऊंची रिश्वत लूंगा। दूसरी शर्त खत्म करना चाहते हो तो अपनी बेटी को लेकर आओ। वो लर्ज कर एक कदम पीछे चला गया, गुस्से से थर थर कांपने लगा।
अपनी दोनों मुट्ठियां यूं भिजने लगा जैसे हियाल ही हाल में मेरा गला घोंट रहा हो। वो सोच कि बंद कोठरी में मुझे नंगी नंगी गालियां दे रहा था, लेकिन ऊपर से खुद को पुरस्कून रखने की नाकाम कोशिश में मसरूफ था। मैंने कहा, इस वक्त तुम पर जो गुजर रही है वही इस लड़की के बाप के दिल पर गुजरेगी जब तुम इसे ब्याह कर मेरे कमरे में छोड़ जाओगे। या तो तुम दोनों की बेटियां शराफत और इज्जत की जिंदगी गुजारने की हकदार हैं, या फिर दोनों ही रिश्वत का माल हैं। तुम बताओ वो दोनों क्या हैं? उसने बज़ाहिर नदामत से सर को झुका लिया। खुदा के फजल से मैं जाहिर और बातिन को आईने की तरह देख लेता हूँ, इसलिए मैं इसके नादम होने से मुतासिर ना हो सका। उसने लज्जाजत से कहा, तुम्हारी बातों से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दो, जरा सोचने का मौका दो। इसके बाद जो तुम कहोगे मैं उसे तस्लीम कर लूंगा। अच्छी बात है, मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ। निकाह का कौन सा वक्त मुकर्रर है? बाद नमाज जोहर 2:30 बजे। मैंने अपनी रिस्ट वॉच देखी, 1 बजा था। उसने मुझे आराम करने के लिए कहा और बाहर चला गया। जाते वक्त बड़ी तेजी से ऐसी कोई तदबीर सोच रहा था जिससे मेरी दूसरी शर्त को बदल सके, लेकिन इस वक्त तक कोई तदबीर इसके जहन में नहीं आई थी। मैं पलंग पर आकर बैठ गया, फिर जूते उतार कर आराम से लेट गया। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि वो मेरे खिलाफ जैसी भी चाल चलेगा मैं इसका तोड़ कर लूंगा। लिहाजा इस वक्त मेरा जहन चचा जान की तरफ भटक गया। मैं तस्वर में देख रहा था इनकी कोठी मातमकदा बनी हुई थी और पुलिस वाले चची जान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला तो मैं ख्यालात से चौंक गया। एक नौजवान ने करीब आकर मुझे सलाम किया। इसके बदन पर मैले कपड़े थे और चेहरा मुरझाया हुआ था। हजूर, उसने बड़ी अकीदत से कहा, बाहर सब लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ के असल मालिक हैं। मैं इस हवेली में बचपन से मुलाजिम हूँ, आपके खेतों में भी काम करता हूँ। खुदा गवाह है कि आपको देखकर मुझे ऐसी खुशी हो रही है कि जैसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। ये कहकर वो मेरे पाँव दाबने लगा। मैंने अपना पाँव खींच कर कहा, ये क्या कर रहे हो? मैं ऐसी खिदमत का आदी नहीं हूँ। लेकिन मैं तो आपका खादिम हूँ, मुझे खिदमत का मौका दीजिए। नहीं, तुम यहाँ बैठो और मुझसे बातें करो। वो मेरे कदमों के पास बैठ गया और सोचने लगा, मैं एक मामूली नौकर हूँ, अपने मालिक से क्या बातें करूँ? दिल का हाल तो बयान नहीं कर सकता। पता नहीं ये दिल के कैसे हैं। मुझे सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। वो चाहे तो जमीला को बर्बादी से बचा सकता है, इस शादी को रोक सकता है। आह जमीला, कभी मैंने कसम खाई थी कि तेरी खुशियों के लिए जान दे दूंगा, मगर जान देने का क्या फायदा है? तुझे खुशियां तो नहीं मिल सकेंगी। गरीब की मोहब्बत हमेशा पटवारियों और जमींदारों की सेज पर सज जाती है। मैं भी दूसरों की तरह ये तमाशा देखता रह जाऊंगा। तुम खामोश क्यों? मैंने जान भरकर पूछा। जी, मैं सोच रहा हूँ कि एक अदना मुलाजिम हूँ, अपने मालिक से भला क्या बातें कर सकता हूँ? बहुत सी बातें कर सकते हो, मसलन यही बताओ, पटवारी जिसे शादी करना चाहता है क्या उसका नाम जमीला है? जी हाँ, उसने सर झुकाकर जवाब दिया। बारात कहाँ जाएगी? कहीं नहीं, जमीला इसी हवेली में रहती है। बचपन से हम दोनों। वो कहते कहते रुक गया, फिर बात बदलकर बोला, हम दोनों इस हवेली में काम करते हैं। फिर तो तुम इसे खूब अच्छी तरह जानते होगे, इसे चाहते भी होगे। उसने ऐसे चौंक कर देखा जैसे दिल का भेद खुल गया हो। फिर उसी वक्त बाहर से पटवारी की आवाज आई, रहीम अंदर क्या कर रहा है, चल इधर आ। उसने उठते हुए मेरी जानब इजाजत तलब नजरों से देखा। मैंने इजाजत दे दी, वो चला गया। बाहर का दरवाजा बंद होते ही कमरे का दूसरा अंदरूनी दरवाजा खुला। इसके साथ ही छम से पायल बजी, धक से दिल धड़का और मैं संभल कर बैठ गया। वो कौन थी? मेरे लिए अजनबी थी। गुलाबी रंग के लिबास में गुलाब की तरह निगाहों के सामने खिल रही थी। गोरे चमचमाते बदन से चांदनी फूट रही थी। चेहरा शहाबी शहाबी था और आंखें शराबी शराबी थी। वो शरबत की ट्रे उठाए मेरी तरफ आ रही। इसने करीब आकर मुझे सलाम किया और ट्रे को मेज पर रख कर एक गिलास में शरबत डालने लगी। मगर मुझे खतरे का एहसास हुआ। क्या पटवारी की ये कोई साजिश है? हो सकता है इसने शरबत की मिठास में मेरी मौत को छुपाकर हुस्न शबाब की ट्रे में सजाकर भेजा हो। ऐसा हो सकता था। वो अपनी हिनाई हथेली पर गिलास सजाकर मेरे सामने आ गई। उसकी झुकी झुकी नजरें कह रही थी, लीजिए, नोश फरमाइए। मैंने पूछा, शरबत ज्यादा मीठा तो नहीं है? नहीं, मैंने अपने हाथों से बनाया है। फिर तो इस शरबत में हिनाई हाथों की खुशबू रची होगी। वो शर्मा कर बल खा गई, निगाहों के सामने फूलों भरी डाली लचक गई। कौन हो तुम? शादो, मैं दीना पटवारी की बेटी हूँ। मैं इसके झिझकने पर गौर न कर सका। ये देखकर ही ज़ेन को झटका सा लगा था कि उस जलील ने बाहर अपनी इज्जत का भरम रखने के लिए अपनी बेटी को चारा बनाकर मेरे पास भेजा था। मैंने शादो को चुपती हुई नजरों से देखकर कहा, तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप मेरा दुश्मन है, इसलिए ये शरबत पहले तुम पियोगी। मेरे अब्बा कभी तुम्हारे दुश्मन थे ना अब हैं। मैं कसम खाती हूँ इस शरबत में कुछ नहीं है। आप इतने अच्छे हैं कि मैं बहुत देर से छुप छुप कर आपको देखती रही हूँ। मैं आपको जहर नहीं दे सकती। ये गिलास पीकर सबूत दो, मैं बातों से कायल नहीं हो सकता। उसने बड़ी संजीदगी से मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर गिलास को होंठों से लगाकर शरबत पीने लगी। मेरा शुबा गलत साबित हुआ। उसने गिलास खाली कर दिया, फिर दूसरी बार गिलास भरकर मेरे पास ले आई। मैंने गिलास हाथ में लेते हुए पूछा, तुम्हारे बाप ने जो कुछ तुम्हें सिखा पढ़ाकर भेजा है वो मुझे बता दो। ये कहकर मैं फौरन इसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो अपने दिमाग के अंदर कह रही थी,
ایسے باپ پر 1000 بار لعنت۔ کیا کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کو کسی مرد کی تنہائی میں بھیجنا گوارا کر سکتا ہے؟